अमेरिका ने रशिया पर अटैक किया तो क्या ये वॉर एक न्यूक्लियर वॉर बन जाएगी? ये शायद आज तक का हमारा सबसे स्कैरी वीडियो होगा, क्योंकि ये कोई फिक्शन नहीं, ये एक रियलिटी जो हमारे दुनिया का फ्यूचर हो सकती है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब की एग्जैक्ट पावर क्या होती है? अगर आपके शहर में एक न्यूक गिरता है तो क्या होगा? एक न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया कैसे होगी? चलिए आज के इस वीडियो में एक डार्क फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर का हम सब पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें ऐसे कुछ सिमुलेशंस है जो सच में आपको डरा देंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैप्टर 1, कितने बॉम्ब्स हैं? वीडियो की शुरुआत एक लॉजिकल क्वेश्चन से करते हैं। हमारे पास कितने बॉम्ब्स हैं? ये बॉम्ब्स कितने देशों के पास हैं और इनका इस्तेमाल क्या क्या कांड करने के लिए किया जा सकता है? एट दिस मोमेंट पूरी दुनिया में 15,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका और रशिया इन दोनों देशों में मिलाकर 14,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और बाकी के देशों में यानी भारत, पाकिस्तान, चाइना, यूके, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, इन देशों में अराउंड 100 न्यूक्स हैं। इजराइल के पास भी कुछ न्यूक्स हैं, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। 1945 में अमेरिका ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेस्ट किए। इस टेस्ट को ट्रिनिटी टेस्ट कहते हैं और इसके बाद 2475 अलग अलग न्यूक्लियर टेस्ट हुए। इनमें से 85% टेस्ट अमेरिका और सोवियत यूनियन ने किए हैं। लास्ट ईयर हम दुबई एक्सपो में गए, जहां हमने हिस्ट्री के काफी डार्क चैप्टर के बारे में जाना कि अमेरिका जब ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था तो उन्होंने ये कहां पे किए। बिटवीन 1946 and 1958 यूनाइटेड स्टेट्स डेटोनेटेड 67 न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन एंड अराउंड मार्शल आइलैंड्स। इन मार्शल आइलैंड्स पर 35 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल जितना रेडियो एक्टिव वेस्ट दबाया गया है, स्टोर किया है। और अमेरिका ने इस देश को अपने क्राइम्स के लिए कभी कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया, कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। हम सब ने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है कि अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर अटैक्स किए थे। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का एक एटम बॉम्ब डाला गया। तब 1 लाख लोग मारे गए। आने वाले समय में रेडिएशन की वजह से कई जनरेशंस के लिए वहां पैदा होने वाले लोगों को कैंसर से लड़ना पड़ा। पूरे शहर के 2/3 बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए। एंड डू यू नो द डेंजरस पार्ट? उस बॉम्ब में होने वाला सिर्फ 1.3% यूरेनियम यूटिलाइज हुआ। सिर्फ उसमें ही न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और बाकी सारा फेल हो गया। सोचिए अगर सारा यूरेनियम यूटिलाइज हो जाता तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन तब में और अब में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तब बस अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, आज ऐसे 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्स है और इन देशों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती। यानी एक देश ने एक बार न्यूक्लियर अटैक करने से कहानी खत्म नहीं होगी, ये बस डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होगी। चैप्टर 2, न्यूक गिरने पर होता क्या है? आज तक एक वॉर में सिर्फ 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज हुए हैं। लिटिल बॉय 15 किलोटन का बॉम्ब था, सिर्फ 15 किलोटन का, जिसने एक पूरे शहर को फ्लैट कर दिया। नागासाकी में 21 किलोटन का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो क्लाउड बनता है उसे मशरूम क्लाउड कहते हैं। नागासाकी के बॉम्ब का मशरूम क्लाउड माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा था। बट दैट इज नॉट द स्कैरी पार्ट। B-83 अमेरिका का सबसे पावरफुल बॉम्ब है जो लिटिल बॉय से 60 गुना ज्यादा पावरफुल। लेकिन सोवियत रशिया ने 1961 में कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरी दुनिया हिल गई। त्सार बॉम्बा आज तक का सबसे पावरफुल बॉम्ब है जिसकी पावर थी 50 मेगाटन्स। यानी वो हिरोशिमा के लिटिल बॉय से 3000 गुना ज्यादा पावरफुल था। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद शॉकवेव्स पूरी दुनिया में 3 बार घूमे। इस धमाके ने कुछ 1000 किलोमीटर दूर नॉर्वे और फिनलैंड में भी घरों की खिड़कियां तोड़ दी। इस बॉम्ब का फायरबॉल 8 किलोमीटर चौड़ा और 64 किलोमीटर ऊंचा था। ये नंबर्स याद रखिए क्योंकि आज आप खुद ट्राई कर सकते हैं। आपके पसंद या नापसंद शहर में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा तो कितनी कैजुअलिटीज होंगी ये आप खुद देख सकते हैं। इस वीडियो के लिए रिसर्च करते समय मुझे काफी इंटरेस्टिंग वेबसाइट मिली, न्यूक मैप, जहां आप खुद देख सकते हैं कि किस शहर में कितनी कैपेसिटी का न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने से इंपैक्ट कहां तक होगा। हिरोशिमा का ही एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हम प्रीसेट्स चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सा बॉम्ब टेस्ट करना है और देख सकते हैं कि डेटोनेट करने पर इम्पैक्ट क्या होगा। चलिए कंपेयर करते हैं कि हिरोशिमा में सार बॉम्बा का अटैक होता तो फिर इम्पैक्ट क्या होता।
these numbers are terrifying. और हमने दिल्ली, मुंबई जैसे डेंसली पॉपुलेटेड शहरों में क्या होगा ये भी देखा, लेकिन नंबर्स इतने डेंजरस हैं कि ये हम आपको वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे। आप वीडियो पॉज करके इन्हें खुद ट्राई कर सकते हैं। ये फुटेज देखिए। इस फुटेज में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स की ताकत क्या होती है। जिस एग्जैक्ट स्पॉट पर न्यूक्लियर बॉम्ब का इम्पैक्ट होगा उस जगह में 1 मिलीसेकंड के अंदर अंदर तापमान सूरज के सरफेस से भी ज्यादा हो जाएगा। ये आग का गोला कुछ ही सेकंड्स में कई किलोमीटर्स तक पहुंच जाएगा। इसके 10 किलोमीटर के रेंज में कुछ भी नहीं बचेगा। इंसान, बिल्डिंग्स, पेड़ पौधे, प्राणी सब राख हो जाएंगे। लेकिन इम्पैक्ट यहाँ खत्म नहीं होगा। इनफैक्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट की हीट इतनी ज्यादा होगी कि इम्पैक्ट के आसपास की एयर गर्म होगी और एक शॉक वेव स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेजी से यानी 1200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तेजी से स्प्रेड होगी और बिल्डिंग्स गिरने लगेंगी, पेड़ उखड़ जाएंगे। इमेजिन एक भूकंप होगा लेकिन धरती के नीचे नहीं, हवा में, और कुछ ही सेकंड्स में। न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद न्यूक्लियर फॉल आउट और रेडिएशन अगले कुछ महीनों के लिए लोगों की जानें लेगा। न्यूक्लियर रेडिएशन पानी में मिक्स होगा और हमारे पीने के पानी को अगले कई सालों के लिए डिस्ट्रॉय कर देगा। एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल हो जाएगा। इंसानों के साथ साथ हमारे प्राणियों में भी जेनेटिक म्यूटेशंस होंगे, उन्हें कैंसर होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब जिस भी देश पर यूज होगा उस देश का फ्यूचर काफी डार्क होगा। चैप्टर 3। लेकिन बाकी देशों का क्या? एक न्यूक्लियर वॉर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होगा कि वॉर सिर्फ बॉर्डरिंग एरियाज में लिमिटेड नहीं होगी, ये आपके और मेरे घर तक पहुंचेगी। एक न्यूक्लियर वॉर के इफेक्ट्स 5 स्टेप्स में स्टडी किए जा सकते हैं। पहला स्टेप होता है इमीडिएट डिस्ट्रक्शन यानी शहरों का डिस्ट्रक्शन और लोगों की मौत। सेकेंड स्टेप है फॉल आउट। न्यूक्लियर मलबे से और डस्ट से हमारी सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूट होगी और हम खाना ग्रो नहीं कर पाएंगे। थर्ड स्टेप है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, जिससे लोगों में कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशन होगा। फोर्थ स्टेप है एनवायरमेंटल डैमेज। इंसानों की तरह नेचर पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, इकोसिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिफ्थ स्टेप है सोसाइटी का कोलैप्स, यानी एज अ सोसाइटी फंक्शन करना डिफिकल्ट होगा। हर जगह केओस ही केओस होगा। एक न्यूक्लियर वॉर की खासियत यही है कि उसका इम्पैक्ट सिर्फ टारगेट देश पर नहीं बाकी के देशों पर भी होगा। जिस दिशा में विंड्स है उस दिशा में रेडियो एक्टिव फॉल आउट ट्रैवल करेगा। कई नदियां एक से ज्यादा देशों में बहती हैं। उन नदियों में से ये रेडिएशन पीने के पानी के साथ साथ हमारे समंदर में जाएगा, ओशन लाइफ बर्बाद कर देगा। ये मछलियां खाने वाले लोगों पर भी उसका इम्पैक्ट होगा, यानी एक इंटरकनेक्टेड दुनिया में हमारे खाने और पानी के थ्रू ये रेडिएशन हम तक पहुंचेगा। सबसे डेंजरस बात ये है कि आज की दुनिया में एक बार न्यूक्लियर अटैक होने से कहानी खत्म नहीं होगी। ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करेगा जहां हर एक न्यूक्लियर देश अपने एनिमी देश पर अटैक करना स्टार्ट करेगा। इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद न्यूक्लियर स्मोक हमारे आसमान को कवर कर देगा और जैसे एक वोल्केनिक इरप्शन में ऐश की वजह से स्काई ढक जाता है, वैसे ही यहाँ धुआं सनलाइट को ब्लॉक करने लगेगा, यानी सूरज की धूप धरती पर कम मात्रा में आएगी। इससे धरती पर एक कूलिंग इफेक्ट होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि इससे हमारा तापमान 10 डिग्री से घट जाएगा। इसे न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। इससे होगा ये कि बहुत सारे समंदर में आइस बढ़ जाएगा और ट्रेड करना अगले कई सालों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिन देशों पर अटैक हुआ है उन देशों को मदद करना भी दूसरे देशों के लिए मुश्किल होगा। न्यूक्लियर विंटर की वजह से जो देश बच गए हैं उनको भी अकाल, पूरी की पूरी फसल का फेलियर, ऐसे साइड इफेक्ट से जूझना पड़ेगा। चैप्टर 4 कंक्लूजन। सी, न्यूक्लियर एनर्जी एक टूल है। करंटली हमारी पृथ्वी में 35 मिलियन टन यूरेनियम छुपा हुआ है, जो अगर हमने माइन किया और एनर्जी जनरेट करने के काम में इन्वेस्ट किया तो हमारी ह्यूमैनिटी के लिए अगले 2000 सालों के लिए सफिशिएंट एनर्जी हमारे पास होगी। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हमने वेपन्स बनाने के लिए किया, दूसरे देशों को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया, तो इसका नतीजा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को 1 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो वॉर को सपोर्ट करते हैं, ये समझे बगैर कि एक वॉर लाइक सिचुएशन हम सब के लिए एक डेंजरस सिचुएशन होगी। 1945 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइंटिस्ट के साथ मिलकर एक इमेजिनरी क्लॉक बनाया, जिसे डूम्सडे क्लॉक कहते हैं, जहां 12 बजने पर न्यूक्लियर वॉर की वजह से दुनिया का विनाश होगा, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। ये 12 कभी बजेंगे? होपफुली कभी नहीं, लेकिन ये सुई 12 के कितने करीब है ये इस बात की साइन है कि वर्ल्ड में टेंशन कितना ज्यादा है। 1953 में ये सुई मिडनाइट से 2 मिनट दूर थी। ये कोल्ड वॉर की शुरुआत थी, जहां अमेरिका और सोवियत रशिया एक दूसरे के अगेंस्ट न्यूक्लियर मिसाइल्स ताने हुए थे। उसके बाद
धीरे धीरे जैसे ग्लोबल टेंशन्स कम हुए वैसे साइंटिस्ट ने इस सुई को धीरे धीरे पीछे लिया। अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये सुई 90 सेकेंड्स टू मिडनाइट पर आ रुकी है। यानी इसका मतलब ये है कि आज एक न्यूक्लियर वॉर के टेंशन्स उस समय से भी ज्यादा है जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी। We are closer to the end than we have ever been, and that is really scary. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक न्यूक्लियर वॉर इस दुनिया का दी एंड होगा। इसका इम्पैक्ट उन देशों पर भी होगा जो इस वॉर से कोसों दूर है, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ेगा। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।